ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है। प्रस्तुत है वीकली इंफोटेनिंग प्रोग्राम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हमारे मेहमान हैं अरुणाचल प्रदेश के MMA यानी मिक्स मार्शल आर्ट के उभरते खिलाड़ी श्री कोन जार्विन। तो क्या है MMA यानी मिक्स मार्शल आर्ट और अरुणाचल प्रदेश में क्यों पॉपुलर हो रहा है, जानेंगे हमारे आज के मेहमान श्री कोन जार्विन से। मिस्टर जार्विन, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी जानना चाहेंगे। मेरा नाम कोन जार्विन है। मैं ईटानगर का ही हूँ। मैं ईटानगर में पैदा हुआ हूँ, यहाँ पे बड़ा हुआ हूँ। मेरा स्कूलिंग भी मैं ईटानगर में किया हूँ। इसके बाद मैं अपना कॉलेज बेंगलोर में किया था, सिविल इंजीनियरिंग किया। इसके बाद दिल्ली गया। दिल्ली पे मैं कोचिंग करा था। कोचिंग के साथ साथ मैं MMA ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया। MMA जो है अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही नया है, तो क्या है एग्जैक्टली MMA यानी मिक्स मार्शल आर्ट? मिक्स मार्शल आर्ट MMA बोलते हैं हम लोग। MMA एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है। उसमें यूजुअली दो फाइटर्स होते हैं, दो अलग अलग फाइटर्स होते हैं जो एक दूसरे को एक केज के अंदर एक एनक्लोज्ड वाला एरिया में एक दूसरे को लड़ता है। लाइक रियल फाइटिंग होता है। ऑब्वियसली एकदम रियल नहीं होता, क्योंकि कुछ चीज़ बहुत सारा रूल्स होता है तो थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। लेकिन बाकी मार्शल आर्ट का स्पोर्ट्स का कंपेयर में लिमिटेशन बहुत मिनिमम है। हाँ, इसका यूजुअली 3 राउंड्स का होता है। उसमें मल्टीपल वे से जीतने का एक होता है KO होता है फर्स्ट ना। KO में मतलब उसको अनकॉन्शियस कर दिया। नेक्स्ट होता है TKO, टेक्निकल नॉकआउट। टेक्निकल नॉकआउट तभी होता है जब, क्योंकि केज का अंदर 3 लोग होते हैं। एक होता है फाइटर्स, दोनों फाइटर्स होते हैं, और थर्ड पर्सन होता है रेफरी वहाँ में दोनों का सेफ्टी के लिए होता है। तो लेट्स से एक दोनों लड़ रहा है और एक आदमी थोड़ा मतलब खुद को इंटेलिजेंटली डिफेंड नहीं कर पा रहा है। उस समय रेफरी रोक देता है, ताकि जो खुद को इंटेलिजेंटली डिफेंड नहीं कर पा रहा है वो अपने आप को मतलब उसको फर्दर अननेसेसरी डैमेज से बचाने के लिए रेफरी रुका देते हैं। उसको टेक्निकल नॉकआउट बोलते हैं। उसका अलावा और एक होता है डॉक्टर स्टॉप है। जब ब्लीडिंग ज़्यादा ही हो रहा है, ब्लीडिंग थोड़ा निकालने शुरू हो रहा है या कुछ स्वेलिंग हो गया, तो उस समय रोक देता है, तो डॉक्टर स्टॉपेज होता है। इसका अलावा है जब भी ओपोनेंट टैप करता है ना, वर्बली टैप करता है या फिजिकली टैप करता है, तब रोक देता है। और लास्ट है जब कॉर्नर वाइट टॉवल फेंकता है। जी, ये सब तरीका है जीतने का। कोन जार्विन की बात करें तो कोन जार्विन आज MMA में उभरते हुए एक खिलाड़ी है। तो आपको MMA आने के लिए इंस्पायर्ड या मोटिवेट किसी ने किया या खुद मोटिवेटेड हुए? वैसे ऐसा तो कुछ भी आइडियाज होते हैं ना, वो एकदम ओरिजिनल नहीं होता है। कहीं ना कहीं से हम लोग इंस्पिरेशन लेता है, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। सबकॉन्शियसली का बात करेगा तो बचपन से एक्शन मूवीज देख के आया है, बहुत सारे एनिमेस देखा है फाइटिंग, जिसमें फाइटिंग जानरा का होता है, तो वो सबसे दिमाग में घुस गया। फाइटिंग मतलब होता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और हमको बचपन से एक्चुअली इसलिए इंटरेस्टेड था फाइटिंग में। फाइटिंग मतलब लड़ने में नहीं, मतलब वो आर्ट पे, मार्शल आर्ट पे जी। तो लेकिन उस समय में हम लोग यहाँ पे नहीं था ऐसा कुछ भी फैसिलिटी या इंस्टीट्यूशन जिसमें हम लोग सीख सकता था, मगर आजकल है, इसलिए तो लेट स्टार्ट किया मगर कर रहे हैं जी। शायद बहुत ही कम लोगों को MMA के बारे में मालूम होता होगा, यानी मिक्स मार्शल आर्ट के बारे में। तो हिस्ट्री की बात करते हैं, पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश की हिस्ट्री में जब MMA जो फाइट्स है या MMA इवेंट्स होते हैं, उसके बारे में कुछ बताना हो तो आप क्या कहेंगे? अगर सिर्फ मार्शल आर्ट का बात करेगा तो अरुणाचल से बहुत समय से ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारा एथलीट्स लोग। पर्टिकुलरली बॉक्सिंग का बात करेगा तो बॉक्सिंग हो गया, टैइक्वांडो हो गया, कराटे हो गया, ये सब ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स में हमारे लोग बहुत अच्छा करता है। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग गिफ्टेड थे, फिजिकली वेरी गिफ्टेड थे, मेंटली भी गिफ्टेड थे। मगर MMA का बात करेगा, MMA थोड़ा नया है। MMA दुनिया के लिए नया है, हार्डली 30 ईयर्स हुआ है MMA का बात करेगा तो। और अरुणाचल का बात करेगा तो अरुणाचल में पिकअप शायद से 2019 से स्टार्ट हुआ है, जब अब्रा सुमंटे एकेडमी ईटानगर पे खोला था हिग्यो तारक ने। उस समय फर्स्ट प्रॉपर बैच खोला है, जितना तक मेरा नॉलेज है, फर्स्ट प्रॉपर बैच खोला है MMA फाइटर्स का अरुणाचल पे। इसके बाद तो प्लान वही था कि फाइटर्स क्रिएट करेगा। इसके बाद फ्यू ईयर्स के बाद जब रेडी होगा फाइटर्स, उस समय इवेंट्स कराएगा, तो जो अभी हो रहा है आतुर्तो के नाम पे। जी जार्विन, आप MMA को करियर के तौर पे ले रहे हैं या एज ए हॉबी लेते हैं? राइट नाउ तो एज अ करियर ले रहा है। स्टार्टिंग में हॉबी ऐसे ले रहा था जी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप सीरियस हो गए कि इसको करियर के तौर पे लेना है। ये पर्टिकुलरली फाइट, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक फाइट है। तो पेरेंट्स का सपोर्ट जब फाइट बोलते हैं उस पर करियर बनाते हैं, तो आपके पेरेंट्स का किस तरह का सपोर्ट है? फिलहाल तो MMA में करियर बनाना थोड़ा मुश्किल है, मगर रास्ता है, बहुत सारे लोग कर चुका है।
और कर भी सकता है हम लोग भी। थोड़ा मुश्किल होगा राइट नाउ, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है हमको हर डायरेक्शन से। तो एज अ करियर हमको लगता है सही जा रहा है मेरा राइट नाउ। पेरेंट्स का बात करेगा तो मेरा पापा तो हमको सपोर्ट करता है, क्योंकि मेरे पापा को नहीं लगता है कि हमको आराम से गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। तो गवर्नमेंट जॉब जब तक नहीं मिल रहा है तब तक कुछ करना चाहिए, और ये बहुत सही है इसलिए लगता है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। और मेरा मम्मी का बात करेगा तो मेरा मम्मी चाहता है कुछ भी करो, इनकम स्टेबल इनकम होना चाहिए। और वैसे तो मेरा मम्मी को फाइट इतना पसंद नहीं है, हमको न मार मत खाओ सोचता है, और दूसरा का बेटा को भी मत मार दो सोचता है इतना। एज ए होल जब एमएमए की बात करते हैं, जो कोई करियर लेना चाहता है, तो अरुणाचल प्रदेश में एज ए होल इसको एक्सेप्टेंस कितना मिल रहा है? अगर फैमिली का एक्सेप्टेंस पूछेगा तो मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा। लेकिन ऑडियंस या जो जिससे मतलब मेरा कमाई से इतना लेना देना नहीं है, वो तो बहुत हमको एक्सेप्ट करेगा, ज़रूर सोचेगा कि उसके लिए तो एंटरटेनमेंट है। लेकिन फैमिली का बात करेगा तो शायद से इतना वाइज डिसीजन नहीं होगा फाइनेंशियली। जी। तो जारविन, अभी तक आपने कितने इवेंट्स में भाग लिए हैं? फिलहाल तो मेरा 8 MMA इवेंट्स में मैं भाग ले चुका हूँ, और 2 जुजुत्सु टूर्नामेंट्स में मैं खेल चुका हूँ। अचीवमेंट्स और गोल्स की बात करें तो कुछ बताएंगे कि आपके अभी तक का जो अचीवमेंट्स रहा है और आगे आने वाले जो गोल्स हैं वो क्या क्या होंगे? MMA से पहले मैं जुजुत्सु टूर्नामेंट्स खेला हूँ, तो जुजुत्सु टूर्नामेंट्स में बस ग्रैपलिंग होता है। मेरा मेन गोल तो MMA था, मगर MMA से पहले थोड़ा कंपटीशन से यूज टू होने के लिए, वो इंटेंसिटी से यूज टू होने के लिए मैंने पहले जुजुत्सु टूर्नामेंट्स किया, क्योंकि जुजुत्सु टूर्नामेंट्स में इंजुरीज होना बहुत रेयर है और उसमें स्ट्राइक्स नहीं होते क्योंकि बस ग्रैपलिंग होता है। तो मैंने फर्स्ट फ्यू नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स कर चुका हूँ और बहुत अच्छा परफॉर्म किया मैंने, 4 मेडल्स ला चुका हूँ। इसके बाद मैंने अतुर्तो 1 पे मैं अपना डेब्यूट किया हूँ। जब एज एन MMA फाइटर, तो आपको या तो जो भी फाइटर होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनको फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर कितना रहना पड़ता है? वैसा हम लोग ईयर लॉन्ग ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग साल भर ट्रेनिंग करता है। लेकिन यूजुअली फाइट जो डेट होता है, जिस दिन हम लोग को लड़ना होता है, वो हम लोग को 2 या 3 मंथ्स एगो हम लोग को बता देता है। तो हम लोग का फाइट कैंप बोलता है, एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग को फाइट रेडी होने के लिए एक प्रोग्राम करते हैं, जो यूजुअली 12 वीक्स का जाता है, 3 मंथ्स। उसमें हम लोग सब चीज़ में ध्यान देता है। यूजुअली हम लोग अपना ओपोनेंट का स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे ध्यान देता है, और अपना स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे ध्यान देता है, फिजिकली और बहुत मेंटली। हम लोग 3 मंथ्स हम लोग वेट उठाता है, अपना स्टैमिना पे काम करता है, स्ट्रेंथ पे काम करता है और टेक्निक्स पे काम करता है। जारविन, इसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट भी बहुत होता होगा, तो फाइनेंशियल जो असिस्टेंस होता है किस तरह से मैनेज करते हैं? हाँ, MMA राइट नाउ 2 भाग में, एक एमेच्योर MMA और एक है प्रो MMA, प्रोफेशनल MMA। एमेच्योर MMA में इतना सपोर्ट, मतलब फाइनेंशियली इतना सपोर्ट मिलना मुश्किल है, क्योंकि एमेच्योर में इतना लोग देखता नहीं हो। एमेच्योर में मतलब आपको पेड नहीं होता है एमेच्योर में, और तो एमेच्योर में अपना खर्चा खुद उठाना पड़ता है, और प्रो में आपके लिए खर्चा कर देता है। इसमें अरुणाचल गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट कर रही है, कुछ असिस्ट कर रही है फाइनेंशियली? क्योंकि MMA नया है, तो MMA को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करने थोड़ा टाइम लगेगा हमको लगता है। सिर्फ अपना अरुणाचल या इंडिया की बात नहीं कर रहा है, पूरा दुनिया में थोड़ा समय लगता है गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो जब करेगा हमको लगता है श्योरली मिलेगा हम लोग को। फिलहाल तो नहीं मिल रहा है, मिलने से अच्छा है। लेकिन तो स्पॉन्सरशिप तो मिलता होगा, तो स्पॉन्सरशिप किस तरह के मिलते हैं? स्पॉन्सरशिप आपको ढूंढना होगा। आप जितना अच्छा फाइटर है, जितना फेमस फाइटर है, जितना अच्छा स्पॉन्सरशिप मिलेगा। तो लकीली मुझे इस फाइट के लिए मुझे 4 स्पॉन्सर्स मिला है, 4 या 5 स्पॉन्सर्स मिला है हमको। तो ऐसा आपको खुद ढूंढना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा फेमस होगा तो आपको खुद मिल जाएगा, और आपका मैनेजर है, मैनेजमेंट है होने से, तो वो लोग ढूंढ लेगा। बावजूद इसके जो इस इवेंट में, इस फील्ड में जो चैलेंजेस होते हैं, जो डिफिकल्टीज होते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है कि फिलहाल आप क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं? डिफ़िकल्टीज MMA का बात करेगा तो, सिर्फ MMA का बात करेगा तो सबसे फर्स्ट वो है कि सब सपोर्ट नहीं करता है। जो करते हो दिल खुल के करते हैं, मगर सब नहीं करता है, वो चीज़ समझ सकता है। वो एक है। नेक्स्ट है राइट नाउ, क्योंकि हम अभी तक एमेच्योर खेल रहा है, इतना पैसा नहीं कमा रहा है, तो उसमें भी होता है कि क्यों ये कर रहा है। मतलब डिग्री है, थोड़ा और पढ़ने से आप श्योरली मिल जाएगा जॉब, ऐसा टाइप का। तो एक वो प्रेशर रहता है कि कमाओ बोल के, उम्र भी हो गया कमाने का, तो कमाओ बोल के है। वैसे तो कमा रहे थोड़ा, लेकिन फिर भी वो एक प्रेशर है। उसका अलावा सोशल लाइफ नहीं है इतना कि हम लोग सुबह ट्रेनिंग करता है, सुबह 2-3 घंटे ट्रेनिंग करता है, फिर थक जाता है तो रेस्ट करना पड़ता है हम लोग को, रेस्ट करते हैं, फिर शाम 5 बजे से रात भर ट्रेनिंग चलता है, और हम लोग मंडे से सैटरडे करते हैं। तो इतना टाइम नहीं होता है अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ
टाइम बिताने के लिए। तो कुछ ऐसे कंप्लेन आया हो फ्रेंड से या फैमिली से, हमारे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ऐसा कुछ आते हैं? ऐसा तो बहुत आता है, साल भर आता है। जैसे किस तरह के, जैसे शेयर कर। जैसे कि ना जैसे ये फाइट के लिए मैंने दिल्ली भी ट्रेन किया था, तो जिस दिन मैं दिल्ली निकाल रहा था उसी दिन मेरा दीदी आ रहा था वापस ईटानगर बर्थडे मनाने के लिए। तो मुझे जाना पड़ा है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मेरा शेड्यूल निकालने का था, जाने का था। तो उसमें मेरा दीदी में ऐसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया। उसके अलावा हाँ, कभी कभी कुछ कुछ प्लान्स नहीं कर पाता है। लाइक मेरे दोस्त लोग ओवरऑल सपोर्टिव है, क्योंकि वो लोग को पता है ये टाइम को हम अवेलेबल नहीं होते जी। इसके बावजूद आपको क्या लगता है कि मेंटल और इमोशनल बेनिफिट क्या है एक एमएमए फाइटर होने का? वैसे विजुअली जो हम लोग देखते हैं फिजिकल गेम है, कॉम्बैट स्पोर्ट है, लेकिन जब हम अपना फाइट्स हम खुद लड़ाए, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किए, फिजिकल से ज़्यादा ये बहुत मेंटल गेम है ये जी। फाइट करने से पहले एक फाइट नर्व्स बोलता है, जिसमें आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो निकलता है उसको हराना होता है। और बहुत सारा फाइटर्स लोग इनफैक्ट नहीं कर पाते, वो लोग लास्ट मोमेंट को बेल आउट कर देता है जी। तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा जी, मेंटली, बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा केज का अंदर तक स्टेप इन करने के लिए जी। राइट नाउ शायद से मैं इतना एक्सपीरियंस कर चुका है वो फाइट नर्व्स को, और हम बहुत बार ओवरकम कर चुका है। तो राइट नाउ मेरा मेंटलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है लास्ट फ्यू इयर्स में। फिर भी जो स्ट्रेस होता है, जो प्रेशर होता है, आप किस तरह से हैंडल करते हैं? वैसे तो मेरा बात करेगा तो हम छोटा से प्रेशर अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, तो हम लोग को डायमंड बोलते हैं, हम लोग प्रेशर के अंदर में चमकते हैं। जी जी जी। बात करते हैं ओपोनेंट की या तो फाइट की। आपने बहुत सारे ओपोनेंट्स को हराए होंगे या आपके ओपोनेंट आपको हराया होगा, तो हाउ इट फील्स टू बी डिफीटेड एंड हाउ इट फील्स टू डिफीट? मिक्स मार्शल आर्ट तो ये एक आर्ट है, तो हम लोग अंदर जाके, मेरा बात करेगा तो हम अंदर जाके जीतेगा हारेगा बोल के इतना नहीं सोचता है, मतलब हम जीतने के लिए खेल जीतेगा या फिर हम हारेगा वो नहीं सोचता है। हम अंदर जाके अपना स्किल्स दिखाएगा सोचते हैं। तो हमको सच बोलने से हमको हारो जितना फर्क नहीं पड़ता है, ओब्वियसली जीतने के लिए खेल रहा है, लेकिन हारो जितना इतना फर्क नहीं पड़ता है। हमको अंदर जाना है, कैनवास के ऊपर में एक लाइव आर्ट हमको पेंट करना है। तो इसलिए हम जब भी जीता है हम ऑब्वियसली खुशी हुआ है, लेकिन हारने समय हमको दुख भी नहीं हुआ है। आपके कोई मेंटर हैं जो आपको हेल्प करते हैं, या तो आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर्ड करते हैं, या तो मोल्ड करते हैं? है हमारा मेंटर, जब भी मैं दिल्ली में ट्रेन करता हूँ तो मेरा हेड कोच है कोच सिद्धार्थ सिंह बोल के है। और ईटानगर में बात करेगा तो तारक अच्छी है, हियो तारक है जो अब्रासपट्टी का हेड कोच है, वो है। इसके बाद मेरा सीनियर्स लोग है, नाइकी कोच हो गया, ये लोग है। और अपना फ्रेंड्स लोग, वो लोग भी बहुत मेंटर नहीं होने से हम लोग एक साथ, क्योंकि नया है, क्योंकि इसलिए हम लोग एक साथ एक दूसरे को आइडियाज एक्सचेंजेस करके एक साथ बढ़ रहा है। जारविन, आपके अलावा और भी बहुत सारे एमएमए फाइटर्स होंगे, तो एक दो का नाम लेंगे? हाँ, एक दो क्या, सबका नाम ले देगा। वैसे तो रिसेंटली तोर खेला है, तोर पर मेरे को बहुत लोग जानता है, युमतर को जानता है, युमतर टाइपोडिया को जानता है, निसाम वाई को जानता है, दियो रिमो को जानता है, वैसी संगनो है, ये लोग हैं। आपका कोई रोल मॉडल एमएमए में? रोल मॉडल की बात करेगा तो मेरे फ्रेंड्स लोग ही है, क्योंकि वो लोग इतना डेडिकेटेड थे, सब चीज़ दे दिया, अपना खून पसीना दे रहा है, हमें एवरीडे दे रहा है, और हमको एवरीडे देखने में मिलता है उन लोग का रोज का खून पसीना। तो वो लोग ही हमको मोटिवेट करता है। ये चीज़ बाकी लोग देख नहीं पाते हैं, हमको ही मिलते हैं वो मौका देखने के लिए। जारविन की बात करते तो एक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फाइट हुआ था नेपाल में, तो जो आपके ओपोनेंट थे कर्मा गुरुंग, उसके साथ जो कॉम्बैट हुआ, उसके कुछ मेमोरीज शेयर करेंगे? हाँ, कर्मा गुरुंग को मैंने नेपाल वॉरियर्स चैम्पियनशिप बोल के है, जो काठमांडू में होता है, बहुत बड़ा इवेंट है, उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था कर्मा गुरुंग से खेलने के लिए। वैसा तो हम 65 kgs में खेलता हूँ, फेदर वेट में खेलता हूँ, लेकिन कर्मा के लिए ये हम 70 kgs में खेला था, लाइट वेट में खेला था। तो काठमांडू मेरा फर्स्ट टाइम था काठमांडू जाने के लिए, अच्छा एक्सपीरियंस था। और मेरा ओपोनेंट को हम फर्स्ट राउंड में फिनिश किया था। मेरा ओपोनेंट वहाँ का प्रोस्पेक्ट था और हम यहाँ इंडिया का प्रोस्पेक्ट था, तो बैटल ऑफ द प्रोस्पेक्ट हुआ था, तो और हम ऊपर निकले, टॉप में आया। आज जब एमएमए की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो कुछ ऐसा एमएमए एकेडमी हुआ या तो एमएमए कुछ क्लब है? एक चीज़ हम रिसेंटली रियलाइज़ किया है कि हम लोग का पॉपुलेशन का बात करेगा तो कम है, लेकिन हम लोग एमएमए जिम बहुत ज़्यादा है बाकी स्टेट्स का कंपेयर में। जी। ये ईटानगर में एक एमएमए जिम है, एकदम पैक्ड है, 50 लोग आते हैं हर दिन। जिम वेंजर्स भी पैक्ड है, नाहरलगुन पे है जिम वेंजर्स, और न्यू दिल्ली भी पैक्ड है, जो न्यू दिल्ली में सरखाव बोल के है, सरखाव एमएमए। इतना कम जगह में इतना पैक्ड एमएमए, मतलब इतना लोग पसंद करते हैं। और इसके बाद जीरो में है, नामसाई में है, पासीघाट में है, 6 एमएमए जिम्स जो
अच्छा कर रहा है। मेरे लिए भी ये एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन रहा है। तो बात करते हैं जैसे आपकी तरह जो यंग होते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि क्लब छोटा है लेकिन पैक्ड रहता है, तो इस तरह का अगर लोगों को और यूथ को इंस्पायर किया जाए तो, क्योंकि कहते हैं ना कि अरुणाचल प्रदेश में आज बहुत से ऐसे यूथ हैं जो ड्रग एडिक्टेड हैं या तो रास्ते से भटके हुए हैं, तो क्या कहेंगे? पर्सनली हम बहुत ज़्यादा को देखा है जो MMA जिम में आया था, थोड़ा इतना उन लोग राइट वे में नहीं जी रहा था तो वो लोग का बहुत उन लोग अपना वापस बैक ऑन ट्रैक आया है। कुछ कोई लोग था ड्रग एडिक्ट्स जो बिल्कुल छोड़ दिया है, जो लोग अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा करता था कम कर दिया, सेम स्मोकिंग भी वो लोग बहुत कम कर दिया और वो लोग साथ ही साथ मेंटली फिजिकली बहुत फिट हो गया। अगर अब जिम करने बोरिंग लगता है, वेट उतारने बोरिंग लगता है, मंडेन लगता है, तो MMA जिम सही है क्योंकि हर दिन कुछ नया होता है, चैलेंजिंग होता है। जी, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ MMA इवेंट्स लाइक आतुर्तो फॉर अरुणाचल? अरुणाचल में जब आपके साथ फ्री टाइम होता है, आप नदी जाता है, रोस्टिंग करता है, दारू पीता है अगर जवान लड़का का बात करेगा तो नदी में हम लोग यूजुअली पिकनिक करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है या फिर लोग बाहर जाता है, 1000 बार है या में ऐसी रीजन में तो आतुर्तो इवेंट एक अच्छा एंटरटेनमेंट, घूम फिर सिर्फ एंटरटेनमेंट है, तो अच्छा एंटरटेनमेंट है आतुर्तो। आप और एक आर्ट है, तो आप कभी आप MMA फाइट पसंद नहीं करने से भी हम जानते हैं कोई लोग जो बहुत इंस्पायर्ड हुआ है। हम लोग एक इंसान का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखने मिलता है जी। सबसे फर्स्ट स्ट्रेंथ तो ये है कि वो एंड्योर करता है, जितना भी मार खाओ आगे बढ़ता है, जितना बार गिरो वापस खड़ा करता है, तो वो चीज़ आपको इंस्पायर करता है। जैसे अभी आपने कहा कि ये एंटरटेनमेंट बिजनेस है, तो आपका जो कंज्यूमर्स है वो कौन से ग्रुप के हैं ज़्यादातर? मोस्टली यूथ होता है ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा उम्र वाले लोग भी देखते हैं, उम्र वाले अंकल आंटी लोग भी देखता है। जी हाँ जी तो ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये एक एंड्यूरिंग प्रोसेस को भी इन्वॉल्वमेंट है। तो बात करते हैं आतुर्तो 2.2 नामसाई कॉन्क्वेस्ट की। आतुर्तो 2.2 नामसाई कॉन्क्वेस्ट, आतुर्तो का प्लानिंग राइट नाउ अरुणाचल का सब बड़ा बड़ा टाउन में जाके इवेंट्स करने का है। इससे क्या होगा कि रीच बढ़ेगा और एक तरह का प्रमोशन भी होगा। तो अभी तक ईटानगर में हो चुका है, जीरो में हो चुका है और पासीघाट में हुआ था रिसेंटली। अभी हम लोग नामसाई जा रहे हैं जी। ये इवेंट का नाम है आतुर्तो 2.2 नामसाई कॉन्क्वेस्ट जी। इसमें 11 फाइट्स होगा, 22 फाइटर्स, और जब भी जो जगह में कराता है वहाँ का होम टाउन फाइटर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। तो नामसाई में आपको बहुत सारा लोग मिलेगा जो नामसाई का ही है फाइटर्स या बोरडुमसा का है आसपास का जी। पर्सनली कहें तो हु इज योर फेवरेट फाइटर या कहें या ओपोनेंट? मेरा फेवरेट ओपोनेंट तो मेरा फर्स्ट ओपोनेंट ही था, क्योंकि उसका भी फर्स्ट फाइट था, मेरा भी फर्स्ट फाइट था जी। तो एक बॉन्ड शेयर करते हैं हम दोनों तो उसका नाम अगर कोई प्रॉब्लम तो जेफ है उसका नाम जी जी। शिलोंग का है, हैप्पी रेतुस्तर का। और हाँ, अभी तक जितना भी लड़ रहा है सबसे ज्यादा हाथ में पावर उसी का था जी जी। जहाँ तक मुझे मालूम चला कि एक और फाइटर है जोखुम, इसके बारे में और कुछ जानना चाहेंगे? लास्ट टाइम जोखुम आतुर्तो में 1.2 में खेला था, जीरो में, उसी में भी वो मेन इवेंट था और हम सेम कार्ड में खेल रहा था जी। तो इस बार भी कोइंसिडेंटली हम लोग सेम टाइम को खेल रहा है 2.2 में नामसाई में, वो मेन इवेंट है और इस बार हम को मेन इवेंट है। तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी से है लास्ट ईयर का जैसा। ये तो बात हुआ जार्विन एज MMA फाइटर के बाद। सिंपल में कहे, पर्सनली कहे तो जार्विन का कुछ शौक, कुछ हॉबीज क्या क्या है? MMA के अलावा हम लिटरली कुछ नहीं करते फिर भी कुछ तो करते होंगे। असली का कुछ नहीं करते हम सिर्फ सोते हैं हम। ओके, ये भी अच्छी बात है। I mean, कह सकते हैं कि ये सोना भी एक हॉबी हो सकते हैं आपके लिए। थोड़ी देर पहले हम लोग ने बात किया था कि MMA की जब बात करते हैं तो ये अभी नया है, तो एज ए पर्सन हर एक आदमी इसको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं ताकि ये और आगे बढ़े? अगर सपोर्ट का बात करेगा, रूट लेवल में बात करेगा, तो अगर आपका फैमिली मेम्बर्स अगर MMA ऐसे ट्राई करने मन है तो ट्राई करने दीजिए। वैसे तो सब MMA ट्रेनिंग करता है, बोलना जरूरी नहीं कि फाइट लेगा। ऑब्वियसली बहुत सारा कंडीशंस आ जाता है, सोचना पड़ता है कि आगे ऐसा करे लेना है कि नहीं लेना है, लेकिन ट्राई करने देना चाहिए, उसमें हार्म नहीं है। फर्स्ट तो वो है। सेकंड है ऐसा इवेंट्स होने से, आतुर्तो इवेंट्स होने से आइए, देखिए, टिकट्स खरीदिए, आइए, आपका फ्रेंड्स फैमिली के साथ आइए। एंटरटेनमेंट बिजनेस है, आप अपना फैमिली के साथ गुड टाइम स्पेंड कीजिए। यूजुअली सैटरडे को ही होता है, सैटरडे इवनिंग्स को होता है। उसके अलावा आप अपना जिसका भी फाइट्स पसंद लगा है पोस्ट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उससे हम लोग को मदद मिलता है, क्योंकि हम लोग का फॉलोइंग थोड़ा बढ़ जाने से हम लोग को अच्छा स्पॉन्सर्स मिलेगा। जार्विन, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक का जो आपका जो MMA इवेंट का जितना भी करियर स्पैन में कुछ ऐसा इंसिडेंट या तो कुछ ऐसा मोमेंट जो मेमोरेबल हो?
मेरे लिए सबसे मेमोरेबल तो ऑब्वियसली जब हम केज में फर्स्ट स्टेप लिया था वो था, इतना इंटेंस था मेरे लिए, हम बहुत ओवरवेल्म हो रहा था। उसका अलावा नेक्स्ट मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग मोमेंट हमेशा याद करेगा वो है जब हम अतुर्तो 1.20 में हम जब एंट्री कर रहा था, मेरा वॉकआउट सॉन्ग का हम जा जिंजा रखा था, जा जिंजा गाना को रखा था चोरन मुगली का, तो उसमें सब गा रहा था, मतलब पूरा ऑडियंस गा रहा था। तो हम एक्चुअली चुपचाप एंट्री करते हैं लेकिन सब गा रहा था, तो हम भी साथ साथ हम भी गाना गाने शुरू कर रहे थे जा जिंजा करके, तो वो बहुत मजा था। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो है MMA फाइट जो है उसको लोग पर्टिकुलरली, आप यूथ की बात करें तो यूथ इस करियर के तौर पे लेंगे तो किस तरह का चेंजेस होगा? एज ए करियर लेगा तो आपको अपना पूरा देना पड़ेगा, अपना पूरा समय देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग साल भर ट्रेनिंग करता है, सुबह ट्रेनिंग करता है, शाम ट्रेनिंग करता है, 2 टाइम्स करता है, कोई लोग तो 3 टाइम्स भी करता है, पूरा वीक करता है, मंडे टू सैटरडे, कोई लोग संडे को भी करता है, संडे को मोस्टली हम लोग रिकवरी सेशंस करता है, तो पूरा देना पड़ता है, पूरा अपना लाइफस्टाइल तो इसी को ही देना पड़ता है। तो वो अगर आप दे पाएगा, इतना डेडिकेशन है तो आप अच्छा करेगा। राइट नाउ बहुत रास्ता खुल रहा है। अरुणाचल की बात करेगा तो अतुर्तो इवेंट्स हो रहा है, अभी दिसंबर से प्रो फाइट्स भी होगा, तो आप अरुणाचल में ही फाइट करके आप अपना लिविंग कमाई कर पाएगा आप। और इंडिया में भी होता है, MFN होता है, BFC होता है, पेमेंट मेरे हिसाब से पर फाइट सही दे रहा है फिलहाल तो ये तो हुआ एंटायर अरुणाचल प्रदेश की। जब एंटायर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो क्या सिनेरियो है? नॉर्थ ईस्ट में बड़ा प्रमोशन BFC है और अतुर्तो ही है फिलहाल। तो इंडिया का बात करेगा तो MFN बोल के है, एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो मेरा भी गोल राइट नाउ MFN में खेलने के लिए है। जारविन, व्हाट डू यू हैव टू से टू योर ओपोनेंट? मेरा ओपोनेंट एक प्रो फाइटर है, एक्चुअली 2 प्रो फाइट्स खेल चुका है और हम अभी तक एमेचोर ही खेल रहा है। मेरा ओपोनेंट टफ ओपोनेंट है, शायद से स्टैट्स देखेगा तो सबसे टफेस्ट ओपोनेंट होगा मेरा, लेकिन फाइट से पहले तो हम लोग को फाइट ऑफर करता है, तो हम एक्सेप्ट किया है, मतलब हम आपको चूज़ किया है, आपको मरेगा बोल के मेरा ओपोनेंट को, तो आप रेडी बैठिए मेरे लिए, हमारे आपके लिए, आपको हम फर्स्ट राउंड में फिनिश करेगा। अंत में जारविन, व्हाट इज योर मैसेज टू द पीपल ऑफ नामसाई इन पर्टिकुलर एंड अरुणाचल प्रदेश इन जनरल? नामसाई का बात करेगा तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है नामसाई जाने का, लेकिन हम हमेशा सुनते हैं वहाँ के लोग बहुत पीस लविंग है, और फाइट हम लोग जो लड़ रहा है फाइट है, लेकिन एक कॉन्सेंट के साथ हम लोग एक दूसरे को लड़ रहा है, तो इसमें पीस एंड हार्मोनी मेंटेन करके हम लोग लड़ता है। अब आप आइए देखिए हम लोग कितना रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके, बस एक आर्ट है बोल के, मार्शल आर्ट है बोल के हम लोग मार्शल आर्ट स्किल्स को डिस्प्ले करता है। तो आइए अपना दोस्त लोग के साथ, फ्रेंड्स फैमिली के साथ आइए, आप लोग को अच्छा लगेगा, कुछ नया है, एंटरटेनिंग है, और आप लोग बोरिंग नहीं लगेगा, आप लोग इतना एक्साइटिंग लगेगा, आप लोग सीट्स में बैठ ही नहीं पाएगा आप लोग। जारविन, आप हमारे स्टूडियो आए और MMA यानी मिक्स मार्शल आर्ट के बारे में इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हमको इंटरव्यू लेने के लिए, मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुन रहे थे वीकली इन्फोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हमारे मेहमान थे अरुणाचल प्रदेश के MMA यानी मिक्स मार्शल आर्ट के उभरते खिलाड़ी श्री कौन जारविन। आशा है आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, और इस कार्यक्रम के द्वारा मिक्स मार्शल आर्ट के बारे में आप सभी को बहुत कुछ जानने और समझने का मौका भी मिला होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ ज्ञानवर्धक और जानकारियों से भरा कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।